गायत्री माता की, भारत माता की। आज बहुत सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय चिन्मय जी के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हो पाया हूं और इस अवसर पर उपस्थित जिनका पूरा परिवार पूरे भारत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए, भारत को जगत गुरु बनाने के लिए तीसरी पीढ़ी में, सीधे तौर पर तीसरी पीढ़ी जो काम कर रही है, ऐसे चिन्मय जी और उनके प्रयासों को, उनके पूरे परिवार को, सबको मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। गोविंद जी जिन्होंने लगातार, जो टूटे हुए लोग हैं, जो जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए, जिनकी सफलता हमेशा एक प्रेरणा बनकर दशकों तक रही है, ऐसे आदरणीय गोविंद जी, आदरणीय मनीष जी, परम आदरणीय शर्मा जी, आदरणीय धर्मेंद्र जी, जो मेरे भी सर रहे हैं, फिलॉसफी मैंने भी उनसे पढ़ी है। हमारे अलग अलग कोचिंग संस्थानों से आए हुए सभी अध्यापकगण, टीचर्स, हमारे प्यारे कैंडिडेट्स, युवा भाई बहनों, आज का दिन आप लोगों के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी प्रेरणा का दिन है, परिवर्तन का दिन है। चिन्मय जी ने जितने गहराई के साथ बातों को रखा, वो निश्चित रूप से अद्वितीय है और मुझे लगता है कि हर एक के जीवन में एक दीपक जलाने वाला, एक दीपक की लौ जलाने वाला उनका उद्बोधन था और आप सभी लोग यहाँ से बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं। आदरणीय चिन्मय जी का इतना महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। मुझे कहा गया कि मैं थोड़े अपने लाइफ के बारे में बताऊं, लाइफ जर्नी के बारे में बताऊं, क्योंकि यूपीएससी की किताबें, रणनीतियां, स्ट्रेटजीज आजकल तो सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में इजीली अवेलेबल रहती हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मैं थोड़ा अपनी लाइफ को बताऊं, ये मुझे निर्देश मिला है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। शायद इसलिए ज़्यादा उपयोगी होगा ताकि आप अपनी ज़िंदगी से और अपने चीज़ों से कोरिलेट कर पाएंगे और आपको एहसास होगा, एक आत्मविश्वास होगा कि ज़िंदगी में शायद कुछ भी किया जा सकता है। ये आपको आत्मविश्वास आ सकता है, इसलिए मैं उसे बताना चाहूँगा। मैं रायगढ़ जिले में, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में, जिला हेडक्वार्टर से 17-18 किलोमीटर की दूर पर एक गांव है छोटा सा, बायंग करके, वहाँ पर पैदा हुआ और मेरे पिताजी शासकीय स्कूल में शिक्षक थे। और इस बीच में मैं बहुत महत्वपूर्ण बात रखना चाहूँगा कि मेरे पिताजी शांति कुंज परिवार से, आदरणीय गुरुजी से बहुत गहराई के साथ जुड़े हुए थे और शुरुआती दौर में काम करते थे और हम लोगों के बचपन का कोई भी ऐसा महीना नहीं गुजरा है जब हम अखंड ज्योति ना पढ़े हों। कोई भी ऐसा महीना नहीं गुजरा हो। हम लोगों का शिक्षा संस्कार, हम लोगों का नामकरण सभी शांति कुंज की रीति से सब कुछ हुआ। पिताजी मेरे वहीं शासकीय स्कूल में शिक्षक थे और जब मैं करीब 7-8 साल का था तब उनका निधन हो गया, उनकी डेथ हो गई बहुत अर्ली एज में। और मेरी माँ 4th क्लास तक पढ़ी हुई है, 4th क्लास तक, और मैं वहीं गांव की स्कूल में पढ़ता था, मेहनत करता था, अच्छा पढ़ाई करता था। और ऐसे स्कूलों में मेरा एजुकेशन हुआ जहाँ पे मिडिल स्कूल में जब हम थे तो खपरेल की छत होती थी और जरा सी पानी गिरती थी तो क्लासरूम भर जाता था और कोई दुख नहीं होता था कि हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, खुशी होती थी कि छुट्टी मिल रही है। उस समय स्कूलों में कोई प्यून नहीं होता था, छोटे स्कूलों में, मिडिल स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में कोई प्यून नहीं होता था। तो हम लोगों के पास ही क्लास कक्षा नायक, शाला नायक के पास चाबी होती थी। तो जब कम पानी गिरा रहता था तो हम लोग पहले ही पहुंच जाते थे, 1 घंटा पहले, और देखते थे कि क्लासरूम भरा है कि नहीं भरा है। नहीं तो सामने में बोरिंग था, वहाँ से ढेज करके लाके भर देते थे हम लोग। ऐसे ही स्कूल चलता था, वैसे टीचर, वैसे सब कुछ चलता था। बट नेचुरल मैं बोलूँगा कि आज के स्कूलों में जो टीचर होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर होते थे 20 साल पहले। मैं इतना ज़रूर रियलाइज़ करता हूँ हर स्कूल में जाकर। वैसी स्कूल में मेरी मिडिल स्कूल मैंने पढ़ाई करी, फिर मैं हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल पढ़ने के लिए गांव से 3 किलोमीटर दूर के गांव में एडमिशन लिया
और वहाँ मैं पढ़ाई करता था। तो जब हम लोग 12th क्लास में थे तो हमारे स्कूल में एक ही लेक्चरर हुआ करते थे, केवल इंग्लिश के। न मैथ्स का लेक्चरर, न फिजिक्स का लेक्चरर, न केमिस्ट्री का लेक्चरर, न बायो का लेक्चरर, न हिंदी का लेक्चरर। और जब हम लोग 12th क्लास में थे तो पूरे साल भर में मैथ्स की 4 क्लास हुई थी, मैथ्स की 4 क्लास हुई थी, ऐसा स्कूल होता था। बट जैसा कि आदरणीय चिन्मय जी ने कहा कि जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बस मैं बहुत छोटा था, करीब 10-11 साल का था, तो पिताजी की डेथ हो गई थी और माँ के साथ मैं पेंशन का केस बनवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाता था। तो बीओ ऑफिस होता है, आप सभी जानते होंगे, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का ऑफिस होता है। तो वहाँ पे जाते थे, हमारा काम नहीं हो रहा था। एक दिन वहाँ के प्यून ने मेरे को बोला कि तुम कलेक्टर ऑफिस चले जाओ बेटा, वहाँ जाओगे तो काम हो जाएगा। तो मैं और मेरी माँ कलेक्टर ऑफिस पहुँचे और कलेक्टर ऑफिस पहुँच करके बात हमने बताई तो कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पर बहुत नाराज हुए और हमारा काम तुरंत हो गया। तो 10-11 साल की उम्र थी और मेरे मन में आया ये कलेक्टर तो बड़ा तोप चीज होता है भाई, तो ये बनना चाहिए, ये मेरे मन में आई। और इस सपने को मैं बहुत अच्छे तरीके से जीता रहा। और मैं पढ़ता जरूर सुविधाओं से, अभावों वाली स्कूल में जरूर पढ़ता था, बट मेरा लक्ष्य, मेरा जुनून, मेरे अंदर की आग बहुत क्लियर थी कि मुझे यही बनना है। और गांव की स्कूल में, गांव में रहता था मैं। पहले बस से एक रेलवे स्टेशन था, वहाँ तक जाता था 9 किलोमीटर की दूरी पे। फिर वहाँ मैं ट्रेन पकड़ता था और फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाता था रायगढ़। और फिर वहाँ पे एक पॉलिटेक्निक कॉलेज था, उसके सामने में एक मैगजीन बेचने वाला ठेला लगाता था। तो वहाँ मैं जा करके, जब मैं 8th-9th क्लास में था, तब सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, प्रतियोगिता दर्पण, ये मैगजीन खरीदा करता था। और खरीद करके आप भी अभी भी देखते होंगे कि हर मैगजीन में 2 लोगों का इंटरव्यू होता है, 2 सक्सेसफुल लोगों का। तो इंटरव्यू मैं पढ़ता था और बड़ा इंप्रेस होता था कि हाँ ये ऐसे बना जाता है, ये पढ़ी जाती है। अपने तरीके से मैं कंक्लूजन्स निकालता था। 10+2 जब मैं पास हुआ तो मेरे पिताजी के जगह में मुझे अनुकंपा की नौकरी मिल सकती थी। कंपनसेटरी अपॉइंटमेंट जो होता है वो मिलने का प्रावधान होता है, कोई सरकारी नौकरी में होते हैं तो जब मैं 12th क्लास के बाद वो बन सकता था, कोई सरकारी नौकरी मुझे मिल सकती थी। बट मेरी चौथी पढ़ी हुई माँ ने मुझे कहा कि बेटा इस चक्कर में, इस छोटे नौकरी के चक्कर में तुम मत पड़ो, जिंदगी में कुछ भी बड़ा करो, ये उन्होंने कहा। और मैं अपने सपने के हिसाब से अपने गांव को छोड़ करके मैं भिलाई आया। फिर बीच में मैं दिल्ली आया, फर्स्ट ईयर में था तभी दिल्ली आया। फर्स्ट ईयर में था तब मैं लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए मसूरी पहुंच गया। ट्रेन की टिकट कटा करके दिल्ली आया। दिल्ली से अभी मुझे याद है ISBT में बस पकड़ी और देहरादून गया। देहरादून से वो जीप में जो बहुत सारे लोगों को लेके जाते हैं, वैसे ही मैं मसूरी पहुंचा, वो लाइब्रेरी पॉइंट पे, और लाइब्रेरी पॉइंट से फिर एकेडमी तक गया रिक्शा लेकर। और मैं जब एकेडमी में लबासना के गेट पर पहुंचा तो गार्ड ने बोला तुम नहीं जा सकते अंदर। मैं 18-19 साल का था। तब मेरे को बड़ा धक्का लगा और मैं वहीं पे ज़िंदगी में सोचा कि ये IAS बन के जरूर आना है और यही गार्ड एक दिन सैल्यूट करके मुझे अंदर बुलाएगा, ये मुझे जरूर करना है। ऐसे विचारों के साथ मैं मसूरी से फिर दिल्ली आया। दिल्ली में अभी मुझे याद है पटेल चेस्ट पे कुमार बुक डिपो हुआ करता था, आप लोग बहुत सारे लोग जानते हैं। अब तो उनके बहुत सारे सेंटर खुल गए अनिल जी के। वहाँ पे मैं जा कर के किताब मांगने लगा, तो मैं IAS की किताबें मांग रहा था। तो उन्होंने बोला तुम क्या करोगे जी, बहुत छोटा था मैं, अनिल जी ने बोला। तो अनिल जी को मैं बोला मैं IAS की तैयारी करता हूँ। तो बड़े खुश हुए, इम्प्रेस हुए, पूछने लगे कहाँ से आए हो, क्या है। उन्होंने सारी किताबें दी और उन्होंने अपना टेलीफोन नंबर भी दिया और मुझे बोला कि कोई भी किताब की ज़रूरत हो तो तुम मुझे फ़ोन कर देना, मैं कुरियर कर दिया करूँगा। ऐसे ये यात्रा आगे बढ़ती गई और ईमानदारी के साथ मेहनत। 12th के बाद मेरा बिट्स पिलानी में भी सिलेक्शन हुआ था, गांव में पढ़ते पढ़ते ही। लेकिन मैं ज्वाइन नहीं किया कि मुझे बस IAS ही करना है और कुछ नहीं करना है। मैं प्राइवेट टाइप ग्रेजुएशन किया, कॉलेज में नाम लिखा रखा था मगर कॉलेज जाता नहीं था। और कभी 4% अटेंडेंस था मेरा फाइनल ईयर में। तो उस कॉलेज में काफ़ी सख्त नियम थे। तो आखिरी में मुझे बुलाया गया कि क्या बात है जी, तुम ऊपर से भी टॉप करते हो, नीचे से भी टॉप करते हो। तो
वो डिसिप्लिनरी इंचार्ज जो प्रोफेसर थे उन्होंने मेरे को सिंगल अलाउ किया एग्ज़ाम देने से, अदरवाइज कई लोगों को एग्ज़ाम भी नहीं देने देते थे। वो बड़ा सख्त कॉलेज था। तो वैसे करते हुए मैं अपनी यात्रा में आगे बढ़ा और बहुत जल्दी वन ऑफ द यंगेस्ट एज में आईएएस क्लियर किया, आईएएस सेलेक्ट हुआ और मैं अपने होम कैडर छत्तीसगढ़ में आईएएस बनकर काम करना चालू किया। और 13 साल तक मैं आईएएस की नौकरी किया, आईएएस में रहा 13 इयर्स तक। और किसी भी आईएएस का जो बेस्ट पॉसिबल करियर हो सकता है उस तरह का मेरा 13 इयर्स का करियर रहा। मैं इस ड्यूरेशन में बहुत अच्छे जगहों पर सीओ जिला पंचायत रहा, बहुत अच्छे जगहों पर एसडीएम रहा, राजधानी का म्युनिसिपल कमिश्नर बना, फिर अपनी चॉइस से दंतेवाड़ा जो बस्तर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वहाँ पर मैं गया, रिक्वेस्ट करके गया कि मुझे यहाँ कलेक्टर बना दीजिए। वहाँ पर मैं एज कलेक्टर काम किया। एजुकेशन में बहुत सारे वहाँ पे इनोवेशंस किए जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ख्यातियाँ हुई। कभी आप दंतेवाड़ा जाएंगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मैं कह सकता हूँ कि दौलत राम कॉलेज से कहीं ज़्यादा अच्छे बिल्डिंग वहाँ आपको दंतेवाड़ा में मिलेंगे। तो एक एजुकेशन सिटी हम लोगों ने क्रिएट किया जंगल के बीच में, नक्सली एरिया में, करीब 150 एकड़ एरिया का, जिसमें 7000 बच्चे निःशुल्क एजुकेशन पाते हैं। हर तरह का स्कूल है उसके अंदर, बिजनेस बीपीओ सेंटर, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, वायलेंस अफेक्टेड ऑर्फन बच्चों के लिए स्कूल, बहुत सारी चीज़ें हैं। केपीएमजी ने 2012 में वर्ल्ड की बेस्ट 100 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट निकाली थी। उसमें उसने एजुकेशन सिटी दंतेवाड़ा को इंक्लूड किया वर्ल्ड के बेस्ट 100 प्रोजेक्ट्स में। तो देन आई गॉट प्राइम मिनिस्टर्स एक्सीलेंसी अवार्ड फॉर एजुकेशनल इनोवेशंस। जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे तब पीएम एक्सीलेंसी अवार्ड मुझे मिला, वन ऑफ यंगेस्ट एज में ये अवार्ड भी मिला मेरे को। वो सब चीज़ें चलती रही। फिर मैं कैपिटल का कलेक्टर बना, अपनी राजधानी हमारे छत्तीसगढ़ की रायपुर है, वहाँ पे कलेक्टर के रूप में 3 साल काम किया। अब मेरे ज़िंदगी में फिर यहाँ पे एक बड़ा मोड़ आया। मैं हमेशा सोचता था, आपने मेरी अपने लाइफ की जर्नी बताई कि आईएएस मेरे लिए कितना बड़ा ड्रीम था, बट अभी गोविंद जी ने भी कहा, चिन्मय जी ने भी अपने विचारों से कहा कि कोई भी मंजिल आखिरी मंजिल नहीं होती है, हर मंजिल एक पड़ाव होता है अगली मंजिल की ओर बढ़ने के लिए। जब तक आप लाइफ में कुछ नया सेट करते रहेंगे, नया टारगेट करते रहेंगे, तब तक आपकी लाइफ अच्छी चलती रहेगी। तो सर्विस में जैसा कि अभी हम सब लोगों ने चर्चा की कि कोई भी काम बुरा नहीं होता है बशर्ते कि उस काम को करने वाला आदमी खड़ा हो, ये सब का मैसेज था। तो मैं इसी चीज़ को महसूस करता हूँ कि कोई आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया। अभी चिन्मय जी इतने गहराई के साथ बातों को बता रहे थे कि आप आईएएस बन जाएं लेकिन कैसा बने, सिविल सर्विस में आ जाएं लेकिन कैसा बने, इसको बहुत गहराई के साथ बता रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आज भी मुझे फील होता है कि देश में 50% से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं एक बोझ के रूप में है। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू कमेंट दिस। और कोई एक किसान, कोई एक मजदूर, कोई एक सब्जी वाला, कोई एक रिक्शा वाला, कोई एक ऑटो वाला, कोई एक बिजनेसमैन, कोई एक टीचर, वो देश के लिए कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जो कॉलोनियल लीगेसी है उसकी वजह से किसी चीज़ को बहुत बड़ा करके बहुत बड़ा देखने की का माइंडसेट है, और किसी चीज़ को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ देखने का एक दूसरा माइंडसेट है। तो मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इससे बचें, इससे कुछ नहीं होता है लाइफ में। और फिर जो भी था मैं सोचता था कि आई शुड कम आउट फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी और लाइफ में कुछ अलग करना चाहिए, कुछ बड़ा सोचना चाहिए। और मैंने हमेशा रियलाइज़ किया है कि जब हम स्टेगनेंट हो जाते हैं, जब हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, तो लाइफ में फिर ग्रोथ नहीं होता है, उस वैल्यू एड होना बंद हो जाता है। तो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हर एक के लिए बहुत कठिन होता है इन जनरल। बट जब तक हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हैं, लाइफ में एनर्जी नहीं आ सकती, लाइफ का अपलिफ्टमेंट नहीं हो सकता। मैं बहुत गहराई से महसूस करता हूँ।
तो देन मैं सोचता था कि मुझे ब्यूरोक्रेसी से बाहर आकर कुछ करना चाहिए। तो सवाल उठता था क्या करना चाहिए। तो देयर वर सो मेनी थिंग्स कि मुझे लिखने का शौक़ है तो मैं लिखने का काम करूँगा, मुझे इकोनॉमिक्स में स्टॉक मार्केट में बड़ा इंटरेस्ट था तो स्टॉक मार्केट में कुछ काम करूँगा, या एजुटेक की कोई कंपनी बनाऊँगा। जैसे अभी गोविंद जी ने रोमन को कोट किया, रोमन मेरे से भी एसोसिएटेड रहा। विजन आईएएस जो चलाता है अजय, वो भी अच्छा फ्रेंड रहा अपने तैयारी के दौरान। तो मैं सोचता था कोई मैं भी एजुटेक कंपनी कर लूँगा या कुछ करूँगा। कई सारी विचार आते थे जब मैं राजधानी रायपुर का कलेक्टर हुआ करता था। इन बिटवीन कुछ कम्युनिकेशन इस तरह से हुए कि मुझे पॉलिटिक्स में आने का एक गेटवे मिला। मोदी जी और उनकी पार्टी बहुत खतरनाक पार्टी है जो अब मेरी पार्टी है। तो बहुत सारी चीज़ें वो बहुत सारे खोजते रहते हैं, कहाँ कौन अच्छा मटेरियल है, बहुत खोज चलती रहती है, बहुत रिसर्च बेस्ड पार्टी है। तो कहीं से खोजते खाजते कुछ लोग मेरे तक भी पहुंच गए कि आप तो थोड़ा मतलब आपका लाइफ स्टाइल थोड़ा डिफरेंट लगता है, तो आप बीजेपी क्यों ज्वाइन नहीं कर लेते। तो मुझे लगा कि ये बात भी ठीक है, मैं सोचने लगा। तो मुझे लगा कि हाँ, एक इंडियन डेमोक्रेसी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है पॉलिटिक्स का। मेरे दिमाग में कई चीज़ें चलती थी उसमें, जैसे स्टॉक मार्केट, राइटिंग करना, उसमें पॉलिटिक्स भी आता था, पॉलिटिक्स भी करना चाहिए क्या। और 13 इयर्स की ब्यूरोक्रेटिक लाइफ में मैंने यही महसूस किया कि इंडिया के डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स को हम लव करें या हेट करें, उसको लाइक करें या डिसलाइक करें, बट है सबसे इम्पॉर्टेंट इंडियन डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल सिस्टम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। तो ये चीज़ मैं हमेशा महसूस करता था कि पॉलिटिक्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट पॉलिटिक्स के चैलेंज को कोई नहीं लेना चाहता। क्योंकि आप लाइफ में देखेंगे कि जो भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसके इर्द गिर्द उतनी डर्टीनेस भी आ जाती है। ये मानवीय स्वभाव है, हमारे सोसाइटी का एक सिस्टम है। तो जो डर्टीनेस आ जाती है, जो लेग पुलिंग होती है, जो जिस तरह का एक खिंचाव होता है, उसके कारण आदमी सोचता है कि मैं इस पचड़े में क्यों पड़ूं। जिसका लाइफ भी अच्छा चलता रहता है वो सोचता है कि मैं पॉलिटिक्स के पचड़े में क्यों पड़ूं, मैं ये चैलेंज को क्यों लूं। आदमी यही सोचता है। तो जब मैं सोचता था कि जब भाई पॉलिटिक्स है इम्पॉर्टेंट, तो उसको बाहर से क्रिटिसाइज करते रहने से अच्छा है क्यों ना उसका हिस्सा बना जाए और उसको उसमें रहकर कुछ अच्छा करने की कोशिश की जाए। ये मेरे मन में विचार आता था। और बचपन में मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ रखा था, शायद चाणक्य जी का है, कि फ्री लॉन्च मिलता है वो स्टेटमेंट कई जगह, कि अच्छे लोगों के राजनीति में नहीं आने का पहला दुष्परिणाम होता है कि बुरे लोग अच्छे लोगों पर शासन करने लगते हैं। तो इस सेंटेंस से भी मैं बड़ा इंप्रेस होता था कि भाई अच्छे लोग राजनीति में आएंगे नहीं तो ऑटोमेटिक बुरे लोग ही वो काम करेंगे। भाई अगर पार्टी को स्टेट का प्रेसिडेंट बनाना है या चीफ मिनिस्टर बनाना है या फिनांस मिनिस्टर बनाना है तो उन्हीं विकल्पों में से चयन करेगी जो उसके पास उसके संगठन में विकल्प हैं, उन्हीं में से चयन करेगी। तो पार्टी की तो मजबूरी है। और अच्छे लोग उस सिस्टम से, उस पार्टी के उस लाइन से बाहर हैं, तो पार्टी चाहकर भी अच्छे लोग नहीं ला सकती। अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे तभी तो पार्टी अच्छे लोगों को प्रमोट कर सकती है। तो आई यूज्ड टू थिंक इन दोज लाइन्स। और फिर मेरे ज्वाइन करने से पहले अमित शाह जी के साथ कई मीटिंग हुई मेरी, तो उन्होंने अभी रिवील किया मेरे लास्ट इलेक्शन कैंपेनिंग में कि उन्होंने कहा कि हमारे कई लोग तुमको पकड़े हुए हैं लेकिन तुम तो चीफ सेक्रेटरी बन सकते हो, तो ये पछड़े में काहे पड़ना चाहते हो। तो मैंने कहा कि नहीं साहब, मतलब मुझे करना है। तो जिस सीट पे मेरे चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही थी उस सीट को आज़ादी के बाद से हमारी पार्टी कभी नहीं जीती। आज़ादी के बाद से उस कॉन्स्टिट्यूंसी को कभी नहीं जीता गया। और वहाँ पर हमारी पार्टी के हारने का अंतर हर चुनाव में बढ़ता गया। और छत्तीसगढ़ की सेकेंड लार्जेस्ट मार्जिन कांग्रेस की जीत की और भाजपा के हार की होती थी, वो सीट थी। तो उन्होंने कहा कि इस सीट पर तुम चुनाव हार भी सकते हो, हालांकि सर्वे बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है मैं चुनाव हार सकता हूँ। देन ऑल्सो आई डिसाइडेड टू क्विट IAS
राजधानी रायपुर के कलेक्टर पद को छोड़ते हुए उस कॉन्स्टिट्यूंसी पे मैं चुनाव लड़ने के लिए पॉलिटिक्स में एंट्री किया। सारी दुनिया ने कहा कि बेवकूफ़ है, पागल हो गया है, इसको क्या हो गया है एंड ऑल। 24 साल की नौकरी बची हुई थी, श्योर शॉट में कई सालों तक चीफ सेक्रेटरी रह सकता था छत्तीसगढ़ का। तो मैं गया, वहाँ पर चुनाव लड़ा, आई डिड वेल, बट 2018 में हमारी पार्टी के अगेंस्ट में 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, 15 ईयर्स की एंटी इनकम्बेंसी थी और एक एंटी वेव चल रही थी हमारी पार्टी के अगेंस्ट। और वो सीट कैसी थी मैंने पहले ही बता दिया। उसके बाद भी मुझे 22,000 एक्स्ट्रा वोट मिले, जो वहाँ का रिकॉर्ड था उससे ज़्यादा 22,000 एक्स्ट्रा वोट थे, जो छत्तीसगढ़ की 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सबसे ज़्यादा वोट उस सीट पे बढ़े थे। बट इतने गड्ढे वाली सीट होती थी कि जीतने के लिए सफिशिएंट नहीं था। मैं वहाँ पे चुनाव हार गया, हमारी पार्टी चुनाव हार गई, सत्ता चली गई। लोग अब सोचते थे कि ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बेरोजगार, ऐसे कमेंट आते थे सोशल मीडिया में कि अब पटवारी की नौकरी ज्वाइन कर लो, ऐसे दुनिया भर के कमेंट आते थे। और 5 साल फिर पार्टी ने मेरे को जनरल सेक्रेटरी बनाया बीजेपी में। फिर जनरल सेक्रेटरी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, और पूरे स्टेट में बहुत मेहनत किया हम लोगों ने। तो ये मेहनत करता रहता था। लोग सोचते थे मेरे को देख के कि ये बहुत दुखी होगा, बहुत परेशान होगा, इस तरह से लोग देखते थे। बट मैं आपके सामने बोलना चाहूँगा, और जो लोग मेरे को करीब से जानते हैं और इस 5 इयर्स की जर्नी में भी कंटिन्यूअसली मेरे साथ, मेरे क्लोज रहे, वो सारे लोग जानते हैं कि उन 5 सालों में 5 सेकंड के लिए भी मुझे कभी हताशा, निराशा नहीं हुई। तो लाइफ में कुछ बनना, सक्सेस अचीव करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। लाइफ को आप कैसे जी सकते हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज फिर नेक्स्ट ईयर का इलेक्शन आया 2023 का। फिर मेरी पार्टी बोली कि नहीं, इस बार तुम इस सीट पे चुनाव लड़ोगे। बगल की सीट पे मेरे को चुनाव लड़ाया गया। और आई वॉज वेरी वेल अवेयर कि 5 साल में जो मैंने मेहनत किया था, छत्तीसगढ़ की जनता ने जो मुझे सड़क पर संघर्ष करते हुए देखा था, लोगों को बहुत एक इंडियन वोटर बहुत इमोशनल होता है, और उसको जो समझ में आ जाता है वो बहुत आसानी से करता है। इंडिया में लिटरेसी का लेवल जो भी हो, एजुकेशन का लेवल जो भी हो, बट पॉलिटिकल मैच्योरिटी का लेवल इंडियन वोटर में बहुत ज़बरदस्त है। हम उसे जैसे भी आकलन करें, बट वो अलग ही लेवल का पॉलिटिकल इंटेलेक्ट है इंडियन वोटर का। तो मतलब फिर चुनाव हुआ, हम वहाँ पे जब लड़ाई लड़े तो आई वॉज वेरी वेल अवेयर कि लोग मेरे को निश्चित रूप से मतलब बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट करेंगे। मैं बहुत अच्छे तरीके से, मेरे को अंदर से फीलिंग थी। और फिर जा कर के वहाँ चुनाव लड़े। और अभी भी मेरे को याद है कि इलेक्शन के काउंटिंग के 3 दिन पहले रूबिका लियाकत ने मेरे से इंटरव्यू किया था। तो रूबिका लियाकत जी ने जब इंटरव्यू किया तो वो बोले कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के आने के बारे में पूरे देश को लगता था, इवन हमारे पार्टी के कई दिल्ली वालों को लगता था कि भाजपा नहीं जीत रही है। बट आई वॉज द पर्सन जो कि 10 मंथ्स पहले मैं हाउ टू विन छत्तीसगढ़ एक पेपर लिखा और सबको मैं प्रेजेंट किया। एंड आई वॉज वेरी मच श्योर कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे चुनाव जीतेगी, बिकॉज आई वॉज फीलिंग द नेक ऑफ पीपल। लोगों के जो अंदर की भावना थी वो मुझे महसूस हो रही थी। इंडियन वोटर बहुत साइलेंट होता है, बोलता नहीं है बहुत सारी स्टेट में, स्पेशली इन छत्तीसगढ़। तो मैं महसूस कर पा रहा था कि वोटर के दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो उस चीज़ को मैं लगातार रखा। और 8-10 महीना पहले ही मैंने बोला था कि नहीं, वी आर गोइंग टू विन, हमारी पार्टी की सरकार बन रही है एंड ऑल। रूबिका लियाकत जी को उस दिन भी मैंने बोला था कि वी आर गोइंग टू गेट मोर देन 50 सीट, और हमारी पार्टी को 54 सीटें मिली। और उन्होंने पूछा था कि आप कितने अंतर से चुनाव जीतोगे, तो मैंने 60,000 का उनको लिमिट दिया था और मैं 65,000 वोट से चुनाव जीता। तो छत्तीसगढ़ के पॉलिटिकल हिस्ट्री में इस इलेक्शन से पहले हाईएस्ट मार्जिन का रिकॉर्ड 59,000 का था। तो लोगों ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया और 65,000 वोट से मेरे को चुनाव जिताया। मेरी पार्टी अभी मेरे को फिनांस मिनिस्टर की, इन्वायरमेंट मिनिस्टर, हाउसिंग, जीएसटी,
रजिस्ट्रेशन, प्लानिंग, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, ये सारे डिपार्टमेंट की बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं मानता हूँ, वो जिम्मेदारी दी है। आज मैं रायपुर के सबसे प्राइम एरिया में मैं 5.5 एकड़ के बंगले में रहता हूँ। बट अगर मुझे कल मुझे 1000 स्क्वायर फीट के एक फ्लैट पे रहना पड़े तो मेरी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। आई एम वेरी मच श्योर। तो लाइफ में सक्सेस, फेल्योर, अभी मैं एक बुक भी लिख रहा हूं, तो लाइफ को, उस बुक का भी मैंने बेसिकली थीम यही रखा है कि लाइफ को सक्सेस फेल्योर से ऊपर उठकर जीना बहुत महत्वपूर्ण है। हमको सफलता के पीछे कभी भी नहीं भागना चाहिए और हमेशा हमको कामयाब, 3 इडियट्स में डायलॉग है ना कि कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिलियत के पीछे भागो। दैट इज इम्पॉर्टेंट। अगर मुझे ओपी चौधरी अपने आप के ऊपर भरोसा है तो एक कुर्सी से मुझे बंधे रहने की जरूरत नहीं है। एक कुर्सी से ओपी चौधरी की आइडेंटिटी नहीं हो सकती, ओपी चौधरी से उस कुर्सी की आइडेंटिटी हो सकती है। दैट शुड बी लेवल ऑफ योर कॉन्फिडेंस। लाइफ में उस लेवल का कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। और किसी भी कुर्सी से अगर आप बंधे हुए हैं, किसी भी कुर्सी पर आप डिपेंडेंट हो गए हैं, इट मीन्स कि आप अपने आप के अंदर के कॉन्फिडेंस को खो चुके हैं। और लाइफ में कोई भी चीज हो, आपको अपने आप के ऊपर भरोसा होना चाहिए। 5 साल मैंने पोजीशन का स्ट्रीट पे, सड़कों पर संघर्ष करते हुए बिताया, बट इस दौरान मैंने बहुत इनोवेटिव चीजें की। मैं इस दौरान खेती करना सीखा। गांव में खेती करते थे बचपन में, गांव में देखता था मैं, बट खुद खेती करना प्रारंभ किया। अभी मैं बनाना की फार्मिंग करता हूं गांव में। तो और उस दौरान अभी मेरे को याद है, मई का महीना होता था, 44-45 डिग्री टेम्परेचर होता था और मैं सुबह 6 बजे जाता था और शाम को 7 बजे आता था। पेड़ के नीचे पूरा टाइम रहता था जब मैं फार्म बना रहा था, तो पूरे गर्मी के ड्यूरेशन में ऐसे रहता था। मैं इन 5 सालों के बीच में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को समझने की कोशिश किया। इंडिया एक्चुअली न्यू इंडिया के रूप में इमर्ज कर रहा है। हर कंट्री का एक फेज आता है जब वो एक बूम करता है, वो एक टेक ऑफ पॉइंट से फ्लाई करना स्टार्ट करता है। इंडिया का एक्चुअल में वो बूम पीरियड स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे परिवेश में, ऐसे समय में अपॉर्चुनिटीज आपके चारों ओर हैं। आप अगर फिनेंशियली कुछ कमाना चाहते हैं, आप लोगों के हिसाब से कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। इसके कारण उस अपॉर्चुनिटीज को देख नहीं पाते या देखना नहीं चाहते हैं। बेसिकली हम देखना नहीं चाहते हैं। तो जब मैं सर्विस से बाहर आया तो मैं सोचा कि भाई पॉलिटिक्स के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। प्रमोद महाजन जी को एक व्यक्ति आया और उसने पूछा कि मैं आपके साथ पूरे लाइफ जुड़ करके काम करना चाहता हूं। तो प्रमोद महाजन जी ने बोला, बहुत अच्छा, हम मिलकर अच्छा काम करेंगे, आप बिल्कुल मुझसे जुड़ करके काम करिए। लेकिन वैसे आप करते क्या हैं? प्रमोद महाजन जी ने पूछा उसे। तो बोला, नहीं, मैं तो पूर्ण समर्पित होकर फुल टाइम आपके लिए काम करना चाहता हूं। बोले, हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा, लेकिन वैसे आप क्या करते हैं? तो बोले, नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं तो पूरा 100% टाइम आपको देना चाहता हूं। तो बोले, वैसे अपना कमाई धमाई के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए क्या करते हैं? तो बोला कि नहीं, ये कुछ नहीं, मैं तो पूरा टाइम ही आपका। तो प्रमोद महाजन जी ने फिर पलट कर जवाब दिया, फिर तो आप पॉलिटिक्स को ही खाते होंगे। फिर तो आप पॉलिटिक्स को ही खाते होंगे। तो जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो आई थॉट ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम, कि भाई मैं अल्टरनेटिव सोर्स कुछ करना चाहिए। तो दिस इज इंटायर वर्ल्ड, पूरे दुनिया में अभी जो ईरा है, इस नॉलेज बेस्ड ईरा, ज्ञान आधारित युग चल रहा है। भारत उसको लीड कर रहा है एक तरह से इमर्ज करते हुए। तो भारत का भी समाज आज ज्ञान आधारित है, दुनिया भी आज ज्ञान आधारित है। दुनिया के आप रिचेस्ट लोगों की सूची उठाएंगे तो किसी के दादा परदादा 7 पीढ़ी से बड़े उद्योगपति हैं, ऐसे लोग रिचेस्ट नहीं हैं। जिसने नॉलेज बेस्ड कुछ इनोवेशन किया, जिसने कुछ डिफरेंट किया, डिफरेंट सोचा, या इंडिया की या वर्ल्ड की ग्रोथ स्टोरी को जो समझ पाया, वो रिचेस्ट पर्सन की सूची में शामिल है।
ये आप रियलाइज़ करेंगे। तो मैंने भी देखा इंडिया के अपॉर्चुनिटी को, इकोनॉमिक्स में मेरा इंटरेस्ट रहा है, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रहा है, तो फिर मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि जो आज के ज़माने के लिए मैं एक बोलता हूँ हमेशा कि आपको लक्ष्मी पुत्र बनने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सरस्वती पुत्र हैं। तो जो सरस्वती पुत्र है उसके पीछे तो लक्ष्मी अपने आप आती है। तो ये ज़माना नॉलेज बेस्ड है, तो मैंने स्टॉक मार्केट को फिर थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश की, अपने नॉलेज को रिफाइन किया। देन आई स्टार्टेड वर्किंग। जब कोविड आया तो मैंने 2 करोड़ रुपए अपने दोस्त से उधार ली। सब बोलते थे साला फिर पागल हो गया है, उधारी लेके करके आ रहा है। तो मैं 2 करोड़ रुपए उधारी लिया और 4 साल की स्टॉक मार्केट की जर्नी में मैंने 2 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ 35 लाख रुपए वापस कर दिए हैं। 65 लाख रुपए मेरे ऊपर लोन है और उस पोर्टफोलियो की वैल्यू अभी 22 करोड़ रुपए है, 22 करोड़ रुपीस। एंड माई फिनेंशियल टारगेट, मैंने 2040 के लिए अपना फिनेंशियल टारगेट बनाया, उस पोर्टफोलियो का टारगेट बनाया है कि अपने नॉलेज के बेसिस पे और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के बेसिस पे उस पोर्टफोलियो की वैल्यू 2004 में भविष्यवाणी कर रहा हूँ, 2040 में उस पोर्टफोलियो की वैल्यू 1000 करोड़ होगी, 1000 करोड़। और मैंने अपना एक एथिक्स बनाया है कि उस पैसे को मिनिमम यूज करता हूँ या नहीं करता हूँ, नहीं के बराबर यूज करता हूँ। और मेरे इस दुनिया से जाने के बाद, मेरे मरने के बाद उस पोर्टफोलियो से ट्रस्ट बना करके मैं सोसाइटी के लिए काम करना चाहता हूँ। आई विल नॉट यूज दैट मनी। तो लाइफ में अपने गोल, अपने थ्योरी, अपने टारगेट, अपना सोच, सब में क्लियरिटी होनी चाहिए और हर सिचुएशन को हमको फेस करने के लिए तैयार होना चाहिए। और पैसे अगर हम बनाते भी हैं, कमाते हैं, तो उसका एक पर्पज होना चाहिए। पर्पज लेस होकर करेंगे तो बाकी दुनिया में पशु होते हैं, हम धन पशु बन जाएंगे। जो पैसा केवल जीरो के लिए जोड़ते रहते हैं कि 1000 करोड़ के बाद एक जीरो और जोड़ लिया, फिर एक जीरो और जोड़ लिया, तो जीरो ऐड करना है लाइफ में, उससे कुछ ऐड नहीं होता है, टेंशन ही ऐड होती है, जैसा कि अभी चिन्मय जी ने बहुत विस्तार से बताया इन चीज़ों को। तो धन पशु बनने का कोई मतलब नहीं है। फिलैंथ्रोपी करें, अगर पैसे कमाते हैं तो सोसाइटी को बैक करें और उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लाइफ में सक्सेस इंपॉर्टेंट नहीं है, सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है। आई एम फिनांस मिनिस्टर इन एज ऑफ 40 ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और मतलब इतने इंपॉर्टेंट रोल में हूँ मैं, बट यू एंजॉय ईच एंड एवरीथिंग। आज मुझे पॉलिटिक्स को छोड़ना पड़े, मिनिस्ट्री को छोड़ना पड़े, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अपनी लाइफ में। ये अखंड ज्योति का और गुरुदेव जी का प्रभाव है जो बचपन से। तो ये सारे सोच के साथ मैं जिंदगी को जीने का प्रयास करता हूँ और ये मेरी लाइफ जर्नी रही है। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे आईएएस की तैयारी करने वाले जो युवा भाई बहन हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब अपने आप को कहीं पे बांधिए मत। हम सब सपने देखते हैं, बहुत सारे लोग दिल्ली में सपने को बेचते हैं, इस चीज़ से आप बचिए। सपनों का अपने आप को गुलाम मत बनाइए। सपना देखिए लेकिन उन सपनों का अपने आप को गुलाम मत बनाइए। आप उन सपनों से बड़े हैं, आपकी जिंदगी उन सपनों से बड़ी है। हम हमेशा स्टोरी पढ़ते हैं ओपी चौधरी की, गोविंद जायसवाल की, हम स्टोरी पढ़ते हैं। हम उनकी स्टोरी नहीं पढ़ते जो 10 लाख लोगों में से 9,99,800 लोग होते हैं। उनकी स्टोरी हम नहीं पढ़ते, हमको उनकी स्टोरी भी पढ़नी चाहिए। जिंदगी में रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। हम सक्सेस की पूरी दुनिया पूजा करती है, सक्सेस स्टोरी पढ़ती है, बट सक्सेस को जितना हम पढ़ते हैं, समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही फेल्योर से भी दोस्ती करिए। फेल्योर को भी जानने की, समझने की और उस सिचुएशन में कैसे बेहतर और रिलीवेंट तरीके से ज़िंदगी को जी सकते हैं, उसके बारे में सोचिए। कई सारे लोगों को मैं जानता हूँ, देखता हूँ, जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी की, शिद्दत के साथ तैयारी की, पूरे बाल झड़ गए, पूरा सब कुछ खत्म हो गया, बाद में काफ़ी कुछ अचीव भी किए, लेकिन आज 40 साल 50 साल के हो गए, लेकिन उस डिप्रेशन से आज भी बाहर नहीं आ पाए, उस डिप्रेशन से आज भी बाहर नहीं आ पाए। जब मैं यूपीएससी के लिए गाइडेंस पे कहीं भी जाता हूँ तो मेरी वाइफ बोलती है तुम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने जा रहे हो, ये क्या करते हो। इट्स अ रियलिस्टिक एंगल, वी हैव टू थिंक अबाउट इट आल्सो।
वो बोलती क्यों ये सब पचड़े में पटाते हो सबको, 10 लाख में 200 को ही आईएएस बनना है, बाकी को तो नहीं ही बनना है, चाहे एक्स बने चाहे वाई बने, बाकी तो 9,99,800 लोगों को नहीं बनना है भाई। तो जिंदगी को इससे ऊपर उठकर जीना सीखिए। जिस दिन आप इससे ऊपर उठकर जीने लगेंगे, आपकी जिंदगी रियल में बहुत रिलेवेंट हो जाएगी आपकी लाइफ। और हमेशा तय करिए कि आप अपने आप को काबिल बनाइए, अपने आप पे भरोसा करिए, और हो सकता है कि आपके लाइफ की कोई असफलता आपके लाइफ में बड़ी सफलता लाने के लिए आई हो। इट मे बी पॉसिबल। आज भी मैं महसूस करता हूं 2018 में अगर हमारी पार्टी चुनाव नहीं हारती, 2018 में मैं चुनाव नहीं हारता, तो आज 2024 में उतना अच्छा ओपी चौधरी आपके सामने खड़ा नहीं होता जो हारने के बाद बना। आई रियली फील दिस। लाइफ में हर चीज का इंपॉर्टेंस है, लाइफ में हर चीज का इंपॉर्टेंस है, और फेल्योर आपको निखारती हैं अगर आप पॉजिटिव इंसान हैं और हर चीज से पॉजिटिव लेना जानते हैं। तो लाइफ में आपको हर कोई अपॉर्चुनिटी आपको बेहतर और बड़ा बनाती है। आप कोई भी फेल्योर से अपने जिंदगी में डिप्रेशन मत लाइए। आपकी जिंदगी किसी भी सक्सेस से ज्यादा बड़ी है, और अगर आज आप फेल्योर हो रहे हैं, अनसक्सेस हो रहे हैं, तो ये मान कर चलिए कि अगर आप रिलेवेंट पर्सन हैं, आपके व्यक्तित्व में कुछ दम है, अगर आपके अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी है, तो आप उससे भी बड़ी सफलता भविष्य में अर्जित करेंगे। ये गारंटेड है। मैं अपने लाइफ के बारे में बताना चाहूँगा कि लाइफ में मैंने छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा जो भी टारगेट सेट किया है, उसके लिए जो टाइम फ्रेम रखा है, जो भी मेहनत रखा है, उस मेहनत से कम मेहनत करके और उस टाइम फ्रेम से पहले मुझे वो सक्सेस हमेशा मिला है। इसके पीछे मुझे एक ही चीज लगती है कि मैं हर स्थिति को हैप्पीली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहता हूँ। स्थिति को, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना एक बात होती है, और उस सिचुएशन को हैप्पीली एक्सेप्ट करना दूसरी बात होती है। तो आप उतनी ही सकारात्मकता के साथ अगर हर सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार हैं, तो दुनिया में कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। दिस इज माई लाइफ एक्सपीरियंस, मेरी छोटी सी जिंदगी में। अगर आप लोग चाहें तो मैं 2-4 सवाल ले सकता हूं, आपके मन में कुछ और चीज जानना हो मेरे लाइफ के बारे में, तो 3 सवाल ले लेते हैं। जी प्लीज बताओ बेटा, थोड़ा पास आ जाओ। एग्जैक्ट वहां से आई हूँ जहाँ से आप एमएलए बनकर आए हैं। अरे वाह। और आपको वोट देने वालों में से मेरा परिवार भी है। मेरे पिताजी का नाम श्री सेवक राम साहू, आप गुरुजी के नाम से जानते होंगे, पुसौर के रहने वाले हैं। जी। तो सर मेरा सवाल ये है कि अभी तो मैं छात्रा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और तो जैसे मैं अपनी कॉलेज में अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, बोलती हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो सब इस नज़रिए से देखते हैं कि ठीक है, पॉवर्टी, हंगर, नक्सलाइट, ये सब से देखते हैं। पर मैंने अपने स्तर पर अपने कॉलेज में टॉप करके उनको तो जवाब दे दिया, पर मैं चाहती हूँ कि अभी कॉलेज में मैं अपने योगा ग्रुप की लीड भी हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, तो उन सब में हूँ। ठीक है, मैं अपने स्तर पर जवाब देती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि भारत के स्तर पर जो भी रिपोर्ट्स आती है उसमें छत्तीसगढ़ पॉवर्टी रिडक्शन में, लिटरेसी रेट में, उन सब पर टॉप रहे, ताकि बाकियों को भी जवाब मिल जाए। और हम छत्तीसगढ़ वालों को जैसे बोलते हैं बहुत भोले हैं, ऐसे है वैसे है, तो उसका सामना ना करना पड़े। और इसलिए मतलब मेरा परिवार, रायगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ के आप इंस्पिरेशन नहीं, आप इमोशन है सर। इसीलिए ना मतलब आप छत्तीसगढ़ के लिए क्या करने वाले हैं, आपका विजन क्या है, ये मैं कुछ नहीं पूछूंगी। मुझे लगता है सवाल उससे किया जाता है जिस पर शंका होती है कि वो क्या करेंगे। पर मेरा मानना है कि आपसे हमें कोई सवाल नहीं करना, क्योंकि आप पर हमें 100 नहीं 200% भरोसा है कि आप छत्तीसगढ़ को वहाँ पर लेकर जाएंगे। तो सर इतना मुझे कहना था। बहुत सारा थैंक यू, और सवाल नहीं पूछना क्योंकि भरोसा है आप पे। अरे ठीक, थैंक यू सर। आपने सबसे पहले कहा कि आप दिग्गजों को प्रणाम, तो हम लोग जितने दिग्गज हैं उससे ज्यादा बड़े दिग्गज आप सभी लोग हो। अपने आप को बस पहचानो, पहली चीज। दूसरी चीज, उसने बहुत अच्छी बात कही कि हम किसी
जगह के बारे में परसेप्शन बना लेते हैं, वो परसेप्शन बना लेते हैं। हम अनफॉर्चुनेटली छत्तीसगढ़ के 33 डिस्ट्रिक्ट्स में से आज की तारीख में 4-5 जिलों में नक्सलिज्म है, करीब 5 जिला मान लो आप। तो उसमें ये लगता है कि 5 डिस्ट्रिक्ट में नक्सलिज्म है तो पूरा छत्तीसगढ़ नक्सलिज्म की चपेट में है, ऐसा लोगों को लगता है। बट इट्स ए ब्यूटीफुल लैंड, बहुत ही सुंदर जगह है, डेवलपमेंट के असीम संभावनाओं वाली जगह है। और वी आर वर्किंग की हमने अभी एक विजन डॉक्यूमेंट 1 नवंबर को प्रेजेंट कर रहे हैं, अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन एट द रेट 2047, डेवलप्ड छत्तीसगढ़ का एक रोड मैप हम प्रेजेंट कर रहे हैं। और अभी हमने 5 सालों में 2028 तक छत्तीसगढ़ की जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ की जीडीपी ले जाने का लक्ष्य रखा है। और आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ इज वन ऑफ द वेरी वाइब्रेंट, वेरी पोटेंशियलफुल स्टेट है। और आने वाले समय में आप सब रियलाइज करेंगे कि इसके बारे में हम नहीं जानते थे, आपको जरूर फीलिंग आएगी। और एक बड़े बहुत ही डेवलप्ड स्टेट के रूप में आने वाले टाइम में छत्तीसगढ़ इमर्ज करेगा, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। अभी शेयर का भाव बहुत सस्ता है, छत्तीसगढ़ के बारे में पॉजिटिव परसेप्शन जो बना लेंगे वो फायदे में रहेंगे। थैंक यू सो मच। बाद में मत बोलिएगा हम लोगों को पता नहीं था। जी प्लीज। प्रणाम पुनः करता हूँ। हमेशा से ऐसा एक परसेप्शन बना हुआ होता है कि नेताजी का दबाव होता है सिविल सर्वेंट्स के ऊपर। अब आप नेताजी हैं, सिविल सर्वेंट्स के ऊपर दबाव कम हुआ होगा। उस पंक्ति को मैं पुनः कहता हूं और मुझे मेरा विचार लगता है अब सिविल सर्वेंट्स को प्रेरणा भी मिलती होगी कि नेताजी अच्छे होते हैं। नेताओं की छवि धूमिल हुई थी, आपने साफ करने का प्रयास किया। मैं पुनः कहता हूं कि किसने कहा कि श्वेत पर हर रंग उभरता है अधिक, मैंने काजल पुते हर वसन को उजला देखा है। अब तक मैं ये लिखता था, अब मैं नेताजी को अच्छा बताऊंगा, आपको देखकर प्रेरित होता हूं। भारत माता की जय। तो सर मेरा प्रश्न ये है अभी भी कि अब ऑफिसर्स को कैसा अनुभव होता है, उत्तर चाहिए। एक्चुअली जब मैं ब्यूरोक्रेट था तब भी कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं लेता था, और अब पॉलिटिशियन हूं तो कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं देता हूं, ठीक है। तो बट आई मस्ट से कि इंडियन डेमोक्रेसी में दोनों का रोल उतना ही इम्पॉर्टेंट है, एक पॉलिटिशियन का भी रोल उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और पॉलिटिशियन के लिए हम एक परसेप्शन जनरली ब्यूरोक्रेट बना करके ब्यूरोक्रेसी में जब रहते हैं तो जाते हैं कि तो नेगेटिव ही होगा, ये तो गलत ही करेगा, इस तरह का एक माइंडसेट से कई बार ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियंस को फेस करते हैं। बट आप अभी मोदी जी की सरकार में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देख रहे हैं, गोविंद जी अभी खुद काम करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एज ब्यूरोक्रेट, तो रियलाइज करते होंगे कि पॉलिटिशियंस स्पेशली इन लीडरशिप ऑफ मिस्टर मोदी आज बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। कोई गलत करना चाहे उसके लिए कोई स्कोप नहीं है, दैट इज इम्पॉर्टेंट एक चीज। दूसरा चीज मैं बोलना चाहूँगा कि हमेशा ब्यूरोक्रेसी का कोई स्टेक इन्वॉल्व नहीं है। हम एक बार एग्जाम पास करते हैं, 60 साल तक का लाइसेंस ले लेते हैं, हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। हम काम करें, ब्यूरोक्रेट काम करे ना करे, उसको क्या जवाब देना है, बट नेता को हर दिन जवाब देना होता है। ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, उस चीज को ब्यूरोक्रेसी को समझना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँ हर 5 साल में उसको अपना टेस्ट जा करके देना है। तो उसी के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा लाइबिलिटी पॉलिटिशियन की है, अकॉर्डिंगली उसको हमको समझने की जरूरत है ब्यूरोक्रेसी को। और इस देश के विकास में अगर जो भी योगदान ब्यूरोक्रेसी का है उससे कम योगदान मैं पॉलिटिशियंस का नहीं मानता। और इस देश को बिगाड़ने में या बर्बाद करने में जो नेगेटिव योगदान अगर नेता का किसी का जितना है, उससे कम नेगेटिव योगदान ब्यूरोक्रेसी का भी मैं नहीं मानता। दोनों साइड से हमको ताली बजाने की जरूरत है। ब्यूरोक्रेसी का कोई स्टेक इन्वॉल्व नहीं रहता। आप अभी मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, बट इन लास्ट 5 ईयर्स आपने छत्तीसगढ़ में सुना होगा कि किस तरह की चीजें हुई। ऑनलाइन सिस्टम्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑफलाइन सिस्टम्स। तो उसमें पॉलिटिशियंस का तो रोल था, लेकिन क्या ब्यूरोक्रेट्स ने नहीं किया? दो ब्यूरोक्रेट्स आर बिहाइंड द बार, जेल के अंदर हैं लोग। तो ऐसे भी चीजें होती है। ब्यूरोक्रेट्स भी
अपने पोजीशन को बनाए रखने के लिए, सो कॉल्ड अच्छी पोस्टिंग को पाने के लिए कुछ भी करते हैं, किसी भी स्तर तक गिरते हैं। मैं तो अभी देख रहा हूं कि पहले नौकरी पाने के लिए लोग कुछ भी करके नौकरी पाने की कोशिश करते हैं। नौकरी पाने के बाद उसको पोस्टिंग चाहिए। कहाँ पे पोस्टिंग चाहिए? तो अपने पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आना है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के पास ब्लॉक, अपने ब्लॉक में आना है, फिर अपने ब्लॉक के पास अपने गांव के पास आना है, अपने गांव के बाद फिर उसको अपने घर के सामने आना है। तो दिस माइंड सेट इज नॉट। नौकरी पाते हुए हमको कोई, हम अगर आज आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, हमको कोई बुलाने तो नहीं आ रहा है, नरेंद्र मोदी जी की, मनमोहन सिंह जी की, राहुल गांधी जी कोई बोल तो नहीं रहे कि तुम्हारे बिना देश नहीं चल रहा है, आ जाओ नौकरी कर दो। हम अपनी मर्जी से नौकरी करने जा रहे हैं। तो इतना हमारे अंदर प्रोफेशनल एथिक्स होना चाहिए कि वहाँ नौकरी में जाने के बाद आपको ये भी पता है कि कौन सा कैडर मिल सकता है, आपको ये भी पता है कहाँ पोस्टिंग हो सकती है, आपको ये भी पता है कि ये पोस्ट भी मिल सकता है, ये पोस्ट भी मिल सकती है। उसके बाद हम नौकरी पाने के बाद हमको सर्विस की चिंता, यूपीएससी जैसे सेलेक्ट होंगे आपको सर्विस की चिंता सताने लगती है। आईएएस मिल जाने के बाद आप कैडर के पीछे भागते हैं, कैडर मिल जाने के बाद अच्छे पोस्ट के पीछे भागते हैं। तो ये लोभ से जब तक बाहर अगर आप प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो नहीं करेंगे, अच्छे ब्यूरोक्रेट नहीं बन सकते। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि 13 साल की नौकरी में मैं एक बार कोई पोस्टिंग मांगने नहीं गया, एक बार 13 साल की पोस्टिंग में एक बार कोई पोस्टिंग मांगने नहीं गया। और हमारा सिस्टम, तत्कालीन पॉलिटिकल सिस्टम इतना अच्छा था कि मेरे वर्क और मेरे एटीट्यूड को देखकर हमेशा बेस्ट पॉसिबल पोस्टिंग दी। तो दोनों हाथों से तालियां बजती हैं। ब्यूरोक्रेट्स को भी प्रोफेशनल एथिक्स के रूप में आगे आना चाहिए। और जिसको पैसा कमाना है भाई, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं मैं, जिसको पैसा कमाना है आईएएस, आईपीएस या सिविल सर्विस के चक्कर में मत पड़ो, जेल जाओगे। बहुत स्पष्ट बोलना चाह रहा हूं। यू विल नॉट बी एबल टू मेक मनी इन आईएएस। अगर आईएएस में रहकर, आईपीएस में रहकर पैसा बनाने की कोशिश करोगे और फिर उसको उल्टे सीधे तरीके से अपने नाम पे लाने की कोशिश करोगे, अब जो सिस्टम है उसमें ट्रेस हो जाओगे, मरोगे। बहुत स्पष्ट शब्द में बोलना चाह रहा हूं। जो अगर आपको पैसे कमाने हैं तो इंडिया इज ए इमर्जिंग नेशन। यहाँ पे वॉरेन बफे भी पैदा होने वाले हैं 20 साल के अंदर, यहाँ पर बिल गेट्स भी पैदा होने वाला है 20 साल के अंदर। यहाँ पे हर बेस्ट पॉसिबल सक्सेस, फिनेंशियल सक्सेस की स्टोरी यहाँ क्रिएट होने वाली है। तो अगर फिनेंशियल सक्सेस गेन करना है तो सिविल सर्विस इज नॉट द प्लेस। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ता है कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स आज ज्वाइन करते ही उनको पैसे की भूख है। पैसे की भूख में आप पैसे कमा लोगे, उसको व्हाइट करने की कोशिश करोगे। अब सिस्टम वो नहीं रह गया है, आप हमेशा उसके कारण परेशान रहोगे और उल्टे सीधे पैसे जो कमा लोगे, जो कैश में पड़ा रहेगा यहाँ वहाँ, वो कभी कोई काम नहीं आने वाला है। जिस दिन मरोगे 100 घरों में दिवाली मनेगी कि हाँ मर गया, हमारे पास पैसा छूट गया। यही होने वाला है, होता ही यही है। जो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं उसके मरने पे 100 घरों में दिवालियां मनती हैं। जिसके घर में पार करके रखा रहता है कैश को, मरने के बाद कोई हिसाब नहीं होता है, तो कोई अनअकाउंटेड मनी, तो 100 घरों में दिवाली मनती है। वो समझ जाओ, जो अगर ब्यूरोक्रेसी में आना है तो पैसे का लोभ छोड़ दो भाई, या ब्यूरोक्रेसी में भी हो और पैसा कमाना है तो छोड़ दो, कुछ और करो। अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, इमेंस अपॉर्चुनिटी सर दे। ठीक, थैंक यू। चलो लास्ट क्वेश्चन जी, प्लीज। जी समझ गया बेटा। उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है। यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं हो पाए अगर, तो क्या? सेलेक्ट होने पे तो सब जगह जाके भाषण दोगे, पूरी दुनिया आंखों में बिठाएगी, दो वो जो 700-800 लोग रहेंगे उनको, बाकी लगा 9,99,000 लोगों का क्या होता है और उसको क्या करना चाहिए? दिस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या करना चाहिए, कैसे करूं, वो सवाल पूछ रही हैं। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि जब भी आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो आपके पास अल्टरनेटिव प्लान्स क्लियर रहने चाहिए कि सक्सेस नहीं होंगे तो क्या करेंगे। आपका प्लान बी क्या होगा, प्लान सी क्या होगा, प्लान डी क्या होगा, ये आपके पास होना चाहिए। ये मेरा स्ट्रांग बिलीफ है। जैसे अगर कोई यूपीएससी से रिलेटेड हो सकते हैं, यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं हुए तो स्टेट पीएससी के एक ऑप्शंस हो सकते हैं आपको, या अदर कंपटीशन एग्जाम हो सकते हैं जो यूपीएससी से होता है, या एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, या आपका स्टेट का पीएससी, ये एक अल्टरनेटिव हो सकता है। एक अल्टरनेटिव हो सकता है कि जो सब्जेक्ट आप लिए हो उसमें अच्छी जगह से पीजी करके अच्छे रिसर्च स्कॉलर बनने की, या एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है कि आप मीडिया वगैरह, यूपीएससी में नॉलेज बहुत अच्छी हो जाती है, अगर उसको सही ढंग से यूज करेंगे
करेंगे तो मीडिया प्रोफेशन में आप बहुत सक्सेस हो सकते हैं। तो इस तरह के, या आपको इकोनॉमिक्स की इंटरेस्ट है तो इकोनॉमिक्स इज आल्सो इमर्जिंग सेक्टर, लॉ है, लॉ में भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है, इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटीज़ है, मीडिया में अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इनके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। और आपके पास, मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि प्लान बी प्लान सी आपका रेडी होना चाहिए कि सक्सेस नहीं, आपके पास ईयर वाइज प्लान होना चाहिए। अनंत काल के लिए यूपीएससी तैयारी करके अपने और देश की ऊर्जा को बर्बाद मत करिए। दैट इज माई वेरी क्लियर पॉइंट। अनंत काल के लिए तैयारी मत करिए। तो जितने साल आपके पास, साल दर साल की प्लानिंग होना चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट दूंगा, अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो क्या। सेकेंड अटेम्प्ट दूंगा, उसमें अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो क्या। और अपने समय को बहुत ज़्यादा खराब मत करिए। मैं स्पष्ट रूप से यही कहना चाहूँगा। ऐसे एग्जाम्पल हम सुनते हैं, किसी ने 8 बार दिया और आखिरी में हो गया, उसको बहुत हीरो की तरह प्रेजेंट करते हैं। जो वो 4 लाख में 4 लोग भी नहीं होते हैं, 4 लाख में 4 लोग भी नहीं होते हैं। बाकी जो अगर आपके पास क्लियर प्लान होना चाहिए कि नहीं हुआ तो क्या, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने लाइफ को प्लान करिए और लाइफ में और बड़ा बन सकते हैं। इस विश्वास के साथ चलिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।